हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, हमारा जो आज का सेशन है वो पॉलिटी का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट का इससे पहले हम एक वीडियो पढ़ चुके हैं, आज हमारा दूसरा वीडियो है, ठीक है। और जिसमें हमने जो पहला वीडियो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी सबसे पहले स्थापना कब की गई थी, जो कि उसके बाद में संघीय न्यायालय जो था वो क्या था, संघीय न्यायालय के बाद में जो स्वतंत्रता के बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट बना है वो कौन सा है। तो ये सारी बातें हमने पहले वीडियो में कर ली थी और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और जिसमें हम चर्चा करेंगे उसके कुछ अनुच्छेदों के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होते हैं, ठीक है साथियों। तो शुरू करेंगे आज के सेशन को। साथियों, यहाँ पे दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। और इसी की जो कह सकते हैं विस्तृत चर्चा हम करने वाले हैं। तो पहली बात हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 124 खंड 2 ये क्या कहता है। अनुच्छेद 124 खंड 2 क्या कहता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या कह रहा है भैया? अनुच्छेद 124 खंड 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति बता रहा है। अपॉइंटमेंट, जो आपके जज हैं उनके अपॉइंटमेंट यानी उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, तो उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और किसके तहत? तो अनुच्छेद 124 खंड 2 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए, जो हमारे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन इनकी नियुक्ति कब की जाती है? तो इनकी नियुक्ति भैया की जाती है जब आपके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कर ली जाती है। और जब तक के लिए करते हैं जब तक ये भैया आपके नहीं आते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी उपस्थिति जब तक नहीं होगी तब तक के लिए हम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं एक्टिंग चीफ। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उन्हीं का कार्य करेंगे, यानी उन्हीं की जो पूरी एक्टिंग करेंगे, इसीलिए इनको एक्टिंग चीफ जस्टिस भी कहते हैं, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति भी आपकी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, ठीक है। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 क्या कहता है? अनुच्छेद 127 कहता है तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। किसकी? तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर, लेकिन कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी, ठीक है। किसकी? राष्ट्रपति की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। जो भी चीफ जस्टिस होंगे सीजेआई उनके वही करेंगे, लेकिन करेंगे किसकी सलाह पर? तो राष्ट्रपति की सलाह पर करेंगे। तदर्व न्यायाधीश ये क्यों किए जाते हैं? तो इनकी नियुक्ति इसलिए की जाती है कि जैसे कहीं क्या होता है, कभी कभी कोरम यानी कि कह सकते हैं गढ़पूर्ति, जब किसी मीटिंग करने के लिए या सेशन करने के लिए क्या होता है कि जब हमारे पास उतने न्यायाधीश नहीं होते हैं जिनकी हमको जितने न्यायाधीश जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में गढ़पूर्ति करने के लिए या फिर कोरम को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति कर लेते हैं, जिसके द्वारा हमारी गढ़पूर्ति हो जाती है और फिर हमारा जो सेशन है वो चल जाता है, ठीक है। तो इसमें तदर्व न्यायाधीश जो होंगे उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह पर करेंगे। और इनका कार्य क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट में गढ़पूर्ति ना हो और या फिर कोरम ना हो, तो ऐसी स्थिति में इनकी नियुक्ति करके गढ़पूर्ति हम कर लेते हैं, यानी कि कोरम को हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। अनुच्छेद 124 खंड 2 क्या कहता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कब करते हैं? जब हमारे मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में हम कार्यवाहक के रूप में एक्टिंग चीफ जो जस्टिस हैं उनका हम चयन कर लेते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति कर लेते हैं। अनुच्छेद 127 क्या कहता है कि तदर्व न्यायाधीश, जब हमें गढ़पूर्ति के लिए हमारे पास न्यायाधीश पर्याप्त नहीं होते हैं या फिर कोरम की कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में कोरम या गढ़पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं? न्यायाधीशों की नियुक्ति कर लेते हैं, जो कि राष्ट्रपति की सलाह पर कौन करेगा? तो सीजीआई यानी मुख्य जो आपके न्यायाधीश होंगे वो करेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, यहीं पे अगर बात कर लेते हैं तदर्व न्यायाधीश का जो पद है ये कहां से लिया गया है?
तो यह फ्रांस के संविधान से प्राप्त किया है, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश यानी जो गणपूर्ति वाले न्यायाधीश हैं, तो उनका जो पद है वो कहां से लिया गया है, तो उनका पद भैया जो है आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कहां से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 128 क्या कहता है, अनुच्छेद 128 की अगर बात की जाए तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 के तहत हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज, किसकी नियुक्त करेंगे, जो कि सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर हो चुके हैं उन न्यायाधीशों की हम क्या करते हैं, नियुक्त करेंगे। लेकिन कब करेंगे, तो राष्ट्रपति की जब स्वीकृति मिल जाएगी और वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कर ली जाएगी, ठीक है। किसकी, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा करेंगे, और लेकिन करेंगे राष्ट्रपति की स्वीकृति पर, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रपति की अनुमति के, जब उनकी अनुमति मिल जाएगी तो अनुमति के बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। और इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है, तो ऐसी स्थिति जब आती है जब सुप्रीम कोर्ट में कार्य बढ़ जाता है, ठीक है, क्या होता है, कार्य बढ़ जाता है और समय पर हमको कार्य निपटाना है, यानी कार्य को हमें जो भी समय हमारे पास है उस समय के हिसाब से हमें कार्य को पूरा करना है। और ऐसी स्थिति में हमारे पास कार्य हो गया है ज्यादा, हमारे पास न्यायाधीश है वो कम है, हमें लग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम भैया क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो आपके क्या करेंगे, राष्ट्रपति की सलाह लेकर, उनकी अनुमति लेकर क्या करेंगे, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है यानी कि जो पहले से अनुभवी हैं और वो रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसे जो क्या करते हैं वो फिर से बुला लेते हैं और तब तक के लिए बुलाते हैं जब तक कि इनका ये कार्य जो होता है वो पूर्ण रूप से खत्म ना हो जाए। वो फिर चाहे उनका 1 महीने में कार्य खत्म हो जाए, 2 महीने में खत्म हो जाए, 3 महीने में खत्म हो जाए, जब उनका कार्य खत्म हो जाएगा वैसे ही वो फिर अपने आप उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कब तक के लिए नियुक्त की जाती है, जब तक उनका कार्य समाप्त ना हो जाए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब कार्य बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए क्या करेंगे, इनकी नियुक्ति कर ली जाएगी, किसकी, जो सेवानिवृत्त होंगे, जो पहले से रिटायर्ड होंगे, ठीक है। और रिटायर्ड इसलिए किया जाते हैं क्योंकि भैया वो अनुभवी होते हैं, वो उनको इसके बारे में पूरा अनुभव है, इसीलिए वो पहले उनको ही क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 129 की। अनुच्छेद 129 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है, ठीक है, अभिलेख न्यायालय की बात की जाए, रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड यानी कि जो लेखा जोखा रखता है, ठीक है, लेखा जोखा रखता है या फिर रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय किसमें बताया गया है, ये आपका अनुच्छेद 129 में बताया गया है, ठीक है। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 130 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 130 कहता है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट आपका कहां पर है, तो ये आपका दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। और आपका कहां होता है, राजधानी क्षेत्र में है, ठीक है, जो राजधानी है आपकी, राजधानी में आपका क्या है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। लेकिन इसकी सुनवाई जो है वो दिल्ली के अलावा भी आपकी हो चुकी है, कहां पर हुई है, तो आपकी 2 जगह सुनवाई इसके दिल्ली के अलावा की गई है, एक तो हैदराबाद में इसकी सुनवाई की गई है और एक श्रीनगर में इसकी बैठक हुई थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिल्ली को के अलावा अनुच्छेद 130 के तहत बताया गया है कि दिल्ली के अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है वो की जा सकती है। यानी कि कहां कर सकते हैं, तो कहीं भी इसका एक समय, कोई भी एक जगह निर्धारित की जा सकती है जहां पर इसकी सुनवाई हो सकती है, ऐसी स्थिति में जब यहाँ पे कुछ समस्या चल रही हो तो। लेकिन ऐसा हुआ है आपका 2 बार, क्योंकि एक बार इसकी जो मीटिंग हुई है हैदराबाद में इसकी बैठक की गई थी और एक बार इसका जो फैसला हुआ है वो श्रीनगर में हुआ है, ठीक है। कहां पर, तो एक हैदराबाद और श्रीनगर में, ठीक है। ये किसके तहत करते हैं, तो अनुच्छेद 130 के तहत हम ये करेंगे, ठीक है भैया। आगे बात की जाए, अनुच्छेद 131 क्या कहता है, अनुच्छेद 131 ये कहता है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, क्या बताता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बताता है। इसमें खंड क्या कहता क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद होने पर, ठीक है, अगर केंद्र और राज्यों के बीच में कोई मतभेद है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय माना जाएगा, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई मतभेद है तो ऐसी स्थिति में जो निर्णय है वो किसका माना जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा, ठीक है। खंड खा क्या कहता है, केंद्र एवं एक या एक से अधिक राज्य के मध्य मतभेद। इसमें क्या था, केवल एक राज्य हो सकता है और या फिर हो सकता है कि केंद्र एक तरफ हो और एक तरफ के कई राज्य हो, एक से एक हो, 3 हो, 4 हो,
तो हो सकता है एक से अधिक राज्य एक तरफ हो और एक तरफ आपका केंद्र हो। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा वो किसका भी माना जाएगा, तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट को ही इसका कह सकते हैं कि अधिकार होगा। ठीक है, किसको अधिकार होगा, तो सुप्रीम कोर्ट को होगा। ठीक है, अनुच्छेद 132 की बात की जाए, क्या कहता है अनुच्छेद 132, यह क्या कहता है कि संवैधानिक मामलों में अपील। ठीक है, जब कोई संवैधानिक मामला होगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, किसके तहत, अनुच्छेद 132 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 132 के तहत संवैधानिक मामलों में अपील कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अनुच्छेद 133 क्या कहता है, 133 कहता है सिविल मामलों में अपील, यानी कि जो आपके सिविल मामले या नागरिक मामले कह सकते हैं, जो भी आपके नागरिक मामले हैं, ठीक है, नागरिक मामले, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई नागरिक मामला है तो क्या करेंगे, ये भैया आपका अनुच्छेद 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील कर सकते हैं। किसमें करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, किसके तहत, अनुच्छेद 133 के तहत, अगर कोई सिविल मामला है तो। ठीक है, आगे बात की जाए अनुच्छेद 134 की, ये क्या कहता है, आपराधिक मामलों में अपील। अगर कोई आपराधिक मामला है तो इसमें भी अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन तब किसके तहत करेंगे, तो अनुच्छेद 134 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 134 के तहत अगर आपराधिक मामला है कोई, तो ऐसी स्थिति में जैसे चोरी है, डकैती है, हत्या है, ऐसी कोई अगर स्थिति होती है तो उसमें क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है अनुच्छेद 134 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 135 क्या कहता है, अनुच्छेद 135 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय के अधिकार, क्षेत्र और शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है इसको संघीय न्यायालय की अगर बात की जाए तो संघीय न्यायालय के जो अधिकार हैं और शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल कौन कर सकता है, तो उनका इस्तेमाल आपका सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है संघीय न्यायालय के जो अधिकार हैं और जो उसकी शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल कौन कर सकता है, तो इसका इस्तेमाल सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है, किसके तहत करेगा, तो अनुच्छेद 135 के तहत ये कर सकता है। ठीक है, किसके तहत करेगा, तो अनुच्छेद 135 के तहत। आगे बात की जाए अनुच्छेद 136 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 136 कहता है विशेष अनुमति के मामलों में अपील। अगर क्या हो, किसी कार्य के लिए विशेष अनुमति लेनी है, ठीक है, विशेष अनुमति यानी कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कोई विशेष अनुमति लेनी है तो अनुच्छेद 136 के तहत क्या करेंगे, हम विशेष मामलों के लिए अपील कर सकते हैं, जिसको हमको क्या मिल जाएगी, अनुमति मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी, अनुमति मिल जाएगी। अनुच्छेद 137 क्या कहता है, अनुच्छेद 137 कहता है पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार। पुनरावलोकन का मतलब यानी कोई निर्णय अगर लिया गया है तो उस निर्णय को रिव्यू करने के लिए कह सकते हैं कि पुनर्विचार के लिए। ठीक है, पुनरावलोकन, तो अनुच्छेद 137 कहता है पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार। ठीक है, क्या जाएगा, पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार किसमें है, तो अनुच्छेद 137 में है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 138। अनुच्छेद 138 क्या है, इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। अगर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है तो उसमें क्या जाएगा, अनुच्छेद 138 के तहत इसमें विस्तार किया जा सकता है, अनुच्छेद 138 के तहत। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। अनुच्छेद 139 में बताया गया है कि कुछ मामलों में रिट जारी करना, यानी कुछ मामले ऐसे होंगे जिसमें क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है। जैसे कि आपकी कौन कौन सी होती है, जैसे आपकी रिटें होती हैं, 5 रिटें होती हैं, तो वो रिटें आपकी हैं क्या, इनके माध्यम से आपकी अनुच्छेद 139 के तहत इन रिटों को जारी भी कर सकती है। लेकिन कब, कुछ मामले ऐसे होंगे जिसमें रिटें जारी कर जा सकती है। ठीक है, की जा सकती है आपकी। उसके अलावा आपकी हाई कोर्ट जो है वो भी रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट है वो आपकी वो भी रिटें जारी करता है। अनुच्छेद 143 की अगर बात की जाए, इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति इस सलाह को मान ही ले। ठीक है, अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह राष्ट्रपति लेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति इस सलाह को मान ही ले। ठीक है, क्या हो जाएगा कि जरूरी नहीं है इस सलाह को राष्ट्रपति मान ले, अगर उसको सही लगेगी सलाह तो वो मान सकता है, अगर नहीं सही लगेगी तो उसको नकार भी सकता है। ठीक है, ये भैया आपके अनुच्छेद जो हैं इसमें कोई विशेष
इनके लिए आपको बहुत समस्या आ जाएगी, क्योंकि याद ही करने पड़ेंगे। ये कोई आपको एक तरीके से कहानी टाइप में नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि इनको याद ही करना पड़ेगा। ये एक फैक्चुअल डाटा है, और जब ऐसा डाटा होता है तो इसमें भी आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात की जाए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो आपके जज होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, उनकी सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी इनकी कितनी होती है। ये भैया कई बार पूछा जा चुका है आपका कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी आपकी 2,80,000 रुपए होती है, यानी कि 2.80 लाख कह सकते हैं, या कि 2,80,000 रुपए कह सकते हैं, जो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये सैलरी उनकी होती है मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की। और जो आपके अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, तो उनकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए। ठीक है, ये किसकी है, तो ये अन्य न्यायाधीशों की सैलरी है 2.5 लाख रुपए। लेकिन अगर वही आप हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट में क्या होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सैलरी होती है 2.25, यानी कि कह सकते हैं 2.25 लाख रुपए। ठीक है, तो अन्य न्यायाधीशों की इसमें है 2.5 लाख रुपए, लेकिन हाई कोर्ट में यही मुख्य न्यायाधीश की सैलरी हो जाती है, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी होती है 2.25 लाख रुपए होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, तो ये सैलरी आपकी 2,80,000 रुपए कह सकते हैं होती है। और ये दी कहां से आती है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको कह सकते हैं भारत की संचित निधि। ठीक है, तो भारत की संचित निधि से इनकी सैलरी जो है वो दी जाती है। कहां से दी जाती है, तो भारत की संचित निधि से इनकी सैलरी दी जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से सैलरी किसको दी जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी दी जाती है। ठीक है, किसकी किसकी, तो जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं और उसके अलावा जो आपके अन्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की 2.80 लाख और अन्य न्यायाधीश की 2.50 लाख, यानी कि 2.5 लाख रुपए। आगे अगर बात की जाए अनुच्छेद 140 खंड 4, ये 124 खंड 4, इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों को हटाना। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाना, तो कैसे हटा सकते हैं, तो ये आपकी एक प्रक्रिया है इम्पीचमेंट, जिसे कहते हैं महाभियोग। ये आपका संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया आपकी महाभियोग जैसी ही होती है। ठीक है, इसीलिए इसको महाभियोग कहते हैं। और ये क्या होता है कि संसद में एक प्रस्ताव लाया जाता है, यानी कि संसद में क्या होता है, बिल लाया जाता है, और बिल के माध्यम से एक इम्पीचमेंट क्या कह सकते हैं, महाभियोग के माध्यम से न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। और किसके तहत हटा सकते हैं, तो अनुच्छेद 124 खंड 4 के तहत इनको हटाया जा सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 124 खंड 4 के तहत इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए अनुच्छेद 121 क्या कहता है, ये आपका इंपॉर्टेंट थोड़ा है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायालय के कार्यों को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। यानी कि अनुच्छेद 121 कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई मामला है और हाई कोर्ट का कोई मामला है, तो इन मामलों को लेकर संसद में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी, यानी कि कोई भी उस पर डिबेट नहीं की जाएगी। ठीक है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का या कोई भी हाई कोर्ट का न्यायालय के वाला अगर मामला है, न्यायालय से संबंधित मामला है, तो उसको क्या होगा, संसद में उस पर कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है, ये कौन कहता है, तो ये आपका अनुच्छेद 121 कहता है, ये अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अलग से कि उनके कोई भी न्यायालय वाले कोई भी विचार, यानी कोई भी अगर बात कही गई है तो उस पर संसद में कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये इनको एक तरीके से कह सकते हैं स्पेशल क्या है, इनको एक शक्ति प्राप्त है। ठीक है भैया, तो ये साथियों हमारा जो सुप्रीम कोर्ट चैप्टर था उसमें जो मैंने पहले वीडियो पढ़ा था उसमें हमने उसके जो कब इनकी स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की कब संघीय न्यायालय की पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापना हुआ था, तो इनकी सारी बातें हमने पढ़ी थी। और आज हमने जो इसके मेन अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों को पढ़ा था। लेकिन ये जो आपके अनुच्छेद है भैया, इनको आपको रटना ही पड़ेगा या फिर याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनको एक आप तरीके से कह सकते हैं कि कहानी टाइप में पढ़ना चाहें तो इनको आप याद नहीं कर पाओगे, इनको आपको लिखकर ही याद करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो ये आज का वीडियो हमारा यही तक था, और इसके बाद में हम
अगले वीडियो के साथ में आएंगे आपको कल, जिसमें मिलेंगे, उसमें आपको कोई एक नया चैप्टर जो कि बेहतरीन चैप्टर होगा वो लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।